get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 देखना है अगर आपको तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल रहा होगा। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मिनरल, टाइप्स ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड को हमने कवर किया 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। फिर वो अलग अलग जगह पढ़ा, कंजर्व कैसे करना है वो पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले आपका आता है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आज के हर जगह आज के टाइम में हर जगह हमें पावर चाहिए। पावर यानी एनर्जी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम इस्तेमाल करके उससे कुछ वर्क कर पाएँ उसी चीज़ों को हम बोलेंगे पावर रिसोर्सेज। जिस चीज़ों से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या उससे कुछ वर्क कर पा रहे हैं या पावर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को हम बोलेंगे पावर रिसोर्सेज। पावर और एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए हर जगह बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई इंडस्ट्री पॉसिबल है। नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल। पावर रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या है। तो पहले आता है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि कन्वेंशनल सोर्सेज लेके हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्स का क्या मतलब हुआ, दूज रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब हम कॉमनली वो चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मेनली आप ये मान लो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिन्हें बनने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन हम उसे अभी बहुत जल्दी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसमें क्या आएगा आपका फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम। ये पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा चुका हूँ, कोल एंड पेट्रोलियम में भी साइंस में पढ़ा चुका हूँ। तो इसको एक और बार पढ़ लेते हैं। फायरवुड क्या है, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, वही लकड़ियाँ जलाना वगैरह। इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम फ्रॉम फायरवुड, मतलब जो विलेजेस हैं हमारे इंडिया में उसमें जो 50% ऑफ एनर्जी है उससे वो 50% से ज़्यादा एनर्जी हमारी कहाँ से आती है, फायरवुड से। नेक्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल क्या होता है, पहली बात तो डेड रिमेन ऑफ एनिमल और प्लांट होते हैं, मतलब जो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो कहीं ज़मीन के अंदर गड़ जाते हैं, कोई मरे हुए प्लांट, मरे हुए जीव जंतु जितने भी हैं, तो वो कई सालों बाद एक रॉक फॉर्म हो जाता है, उनका रॉक फॉर्म मतलब पत्थर टाइप्स में हो जाते हैं। फिर हम उसको तोड़ के उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं जिसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years, मतलब लाखों साल में got converted by heat and pressure into fossil fuel, मतलब कि ज़मीन के अंदर जब रहते हैं फिर उसमें अंदर प्रेशर रहता है और जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो वैसे वो फॉसिल बन जाते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं। ऐसे जैसे क्या क्या एग्जांपल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हम फॉसिल से निकालते हैं। विच आर मेनली सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल का नाम जैसे ही आएगा आप लिख दोगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बस बात खत्म। अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कोल क्या है, मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, मतलब अबेंडेंटली का मतलब होता है आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अभी कोल की बात हो रही है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल, ठीक है। फाउंड इन फॉसिल फ्यूल मतलब जितने भी फॉसिल फ्यूल मिलते हैं उसमें ज़्यादातर हमें कोल मिलता है, बहुत इजीली भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, हम डोमेस्टिक में भी यूज़ करते हैं, तंदूर में यूज़ करते हैं, पहले खाना बनाते थे कोयले पे, आज भी बनते हैं कई चीज़ें। इन इंडस्ट्रीज़ में भी कोल डलती है, ट्रेन में भी डलती थी कोल, तभी तो ट्रेन चल रही है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, वरना तो कोल से चलती थी। सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी कोल यूज़ होता था, स्टीम इंजन्स और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से जनरेट करेंगे उसे हम बोलते हैं थर्मल पावर। ये याद रखना, आ जाएगा सवाल व्हाट इज थर्मल पावर, तो आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर।
The giant ferns and swamps got buried under a layer of earth millions of years ago, converted into coal. अब ये ferns and swamps क्या? ferns मतलब कि जिसमें वो वाले प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता। और आपने कहीं देखा होगा जंगलों में कई जंगली प्लांट होते हैं ना जिसमें फ्लावर नहीं होता, जिसमें फ्लावर ना हो वो वाले प्लांट को हम बोलते हैं फर्न्स। और स्वैम्प्स कई एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज एरिया में पानी इकट्ठा रहता है, उस एरिया को हम बोलते हैं स्वैम्प्स। तो वैसे वही मान लो डेड रिमेन होता है आपका, वो कई सालों तक अर्थ में पड़ा रहता है, फिर उसके वो कोल बन जाता है, तो देयरफॉर रिफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन। अब ब्यूरिड सनशाइन क्यों बोला गया? मतलब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, रोशनी ला रहे हैं अपने देश में, मतलब एक बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो और ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है, तो हम इसे बोलेंगे ब्यूरिड सनशाइन। सनशाइन एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है इसमें। कैसे जब सूरज जलता है तो हमारी पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, वैसे ही हम कोल को एज आ मतलब रोशनी की तरह मान रहे हैं कि हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट की है इसने, तो हम इसे ब्यूरिड सनशाइन बोल रहे हैं। प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, मतलब कौन कौन से प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ पाया जाता है? चाइना में, यूएसए में, जर्मनी में और बहुत सी जगह है, ये आप मेनली याद कर लो। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैंने पीछे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बताया वहाँ पे भी कोल वगैरह मैंने बताए थे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इंडिया में क्या होता है? रानीगंज, झारिया, धनबाद, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक अगला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। अब ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैसे ही प्रीशियस है और बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है और महंगा तो है ही, तो ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, ठीक है, थिक ब्लैक लिक्विड सबने देखा है। इट इज़ फाउंड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स, बहुत नीचे पाया जाता है लेयर्स ऑफ रॉक्स में, एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ओल्ड फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में पाया जाता है ये आपका पेट्रोलियम, ठीक है। ऑफशोर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाया जाएगा। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज। अब ये जो कोल आप पेट्रोलियम को पाया गया, अब ये रिफाइनरीज में भेजा जाएगा। अब रिफाइनरीज में अलग अलग प्रोसेस हो जाएंगे जिसमें अलग अलग स्टेप्स में जैसे जैसे इसको प्योर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। जैसे आपको पहले मिलेगा जैसे डीजल, फिर पेट्रोल, केरोसिन, फिर पैरावैक्सिन वैक्स, पैराफाइन वैक्स शायद हमने पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम में डिटेल में। हमारे चैनल पर विजिट करो, साइंस क्लास 8 की प्लेलिस्ट होगी उसमें देखना कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा। लुब्रिकेंट्स ये सब हम निकालते हैं, पेट्रोलियम के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल हम बोल रहे हैं, प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अब इसमें से निकलेंगे। क्या क्या निकलेगा? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी अब प्रोड्यूसर्स इन वर्ल्ड मैंने बताया आपको, देख लो ज़रा मेरा पिछला लेक्चर, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसमें बताया हुआ है, ठीक है, मिनरल्स में। अब प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया में बता देता हूँ। दिग्बोई। दिग्बोई क्या असम में? बॉम्बे हाई कहाँ होगा? जाहिर सी बात है मुंबई में ही होगा। डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, मतलब गोदावरी और कृष्णा रिवर के पास में पाया जाता है। अब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, ठीक है। जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं ज़मीन में से तो जो गैस रिलीज होती है हम उसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, इट कैन बी यूज्ड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक है। डोमेस्टिक भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है, सारी सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस एक बार समझ लो, एक बार चैप्टर रीड करो, एग्जाम से पहले रीड करो, बस बात खत्म। लिख लिख के पढ़ा करो बस। प्रोड्यूसर्स इंडिया। इंडिया में कैसे प्रोड्यूसर है? जैसलमेर। जैसलमेर कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पाया जाता है, मैंने बताया। जैसे त्रिपुरा और फिर सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई में पाया जाता है। अब एक सवाल बनता है जो आपके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई यूज़ फॉसिल फ्यूल शुड बी चेक्ड। मतलब कि आपके जो फॉसिल फ्यूल है उनको अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रहे हैं या फिर उनको चेक क्यों करना चाहिए? चेक करने से क्या होगा कि वो कहीं गलती ज़्यादा तो यूज़ नहीं हो रहे, कहीं मतलब उनका इम्प्रॉपर यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा रहे। अब ये क्यों करते हैं, क्यों होना चाहिए ऐसा? शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ लेड टू देयर डिप्लीशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है तो अब क्या हो रहा है? एक तो वो कम हो रहे हैं, ठीक है, अब वो ख़त्म हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बनते कई सालों में, तो ये एक रीज़न है कि वो चेक होने चाहिए, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहे, कहीं ओवर यूज़ तो नहीं हो रहे। और फिर नेक्स्ट आता है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। मतलब कि जैसे जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल गैसेज रिलीज़ करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब हमने अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की, अलग अलग मशीन से बनाई हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट कर पाएँ। उनमें से
पहला आता है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर मतलब पानी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब वो कैसे करते हैं देखते हैं। आपको इमेज आपने कई जगह डैम्स वगैरह देखे होंगे, वो डैम से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। तो आपका आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर मतलब रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम्स। मतलब कि जो आपका रेन वाटर है और जो रिवर वाटर है वो आपको एक डैम में स्टोर किया जाता है, फिर वो पाइप के थ्रू नीचे भेजा जाता है। नीचे भेजा जाता है तो उसमें होता है टर्बाइन। टर्बाइन में होता है आपके मतलब वो फैन टाइप होता है। वो टर्बाइन जैसे वाटर फ्लो करेगा तो टर्बाइन घूमेगा, टर्बाइन घूमेगा तो फिर वो जाएगा आपका जनरेटर में। जनरेटर में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी से अब वो जाएगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। द मूविंग ब्लेड्स टर्न्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसे हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसे क्या बोला था? हाँ, थर्मल पावर। फिर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड मतलब कि जो हमारी 1/4 है मतलब 25% इस दुनिया में जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम प्रोड्यूस करते हैं हाइडल पावर के थ्रू, पानी के थ्रू। प्रोड्यूसर्स इन वर्ल्ड कहाँ कहाँ ये है? नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना और पैराग्वे। अब नॉर्वे फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जहाँ पे हाइडल पावर स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? बाखरा नंगल और गांधी सागर, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर देखते हैं आपका नॉन कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया? नॉन कन्वेंशनल भी नेचुरल ही है। नेचुरल लाइक विंड, टाइड, सोलर, बायोमास जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। दीज आर पॉल्यूशन फ्री। अब वो वाले तो पॉल्यूशन भी फैला रहे थे। अब ये इसमें और उसमें डिफरेंस आएगा अगर, तो आप क्या लिखोगे कि एक तो ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं, वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, और ये रिन्यूएबल है मतलब ये ख़त्म नहीं होंगे आपके यूज़ के बाद, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या ख़त्म नहीं होता? सोलर ख़त्म नहीं होता, वो विंड ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ द कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। मतलब कि अगर हम जल्दी जल्दी इसको यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स मतलब जहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, मगर ये जल्दी बन जाते हैं मेरे ख्याल से। तो सोलर एनर्जी तो ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, विंड भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल सोलर, विंड, टाइडल। टाइडल क्या होता है? टाइडल मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमने कई बिल्डिंग्स में देखा होगा, कई आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस या रोड लाइट्स पे भी एक प्लेट लगी होती है जिसे हम बोलते हैं सोलर प्लेट। सोलर प्लेट में सोलर सेल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो पहले कैप्चर करती है सोलर सनलाइट्स, फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराती है। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purposes। मतलब कि कई जैसे आजकल तो कई यूटेंसिल्स वगैरह भी आने लगे हैं, जैसे सोलर कुकर आने लगा है। मतलब आपको उसको स्टोव पे नहीं रखना, आपको सोलर के थ्रू वो चलेगा, फिर गर्म होगा। मतलब आप उसको लाइटिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ से, हीटिंग के पर्पज़ से, ठीक है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू इन सोलर हीटर्स, वही हीटिंग की पर्पज। सोलर कुकर्स मैंने बताया, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग, वही जो रोड लाइट्स बताया मैंने, सॉरी। फिर आता है आपका ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स भी कई जगह हम सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, चलाते हैं। फिर आपका आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या है? वही मैंने बताया, आपका विंड होगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर से ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, वही चीज़ें। द हाई स्पीड विंड्स रोटेट विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कहाँ लगाया जाता है? अब ऐसे थोड़ी हमारे घर के बगल में लगा दोगे। अब घर, वो बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, उसको चलाने के लिए बहुत तेज़ हवा चाहिए, रेगुलर हवा चाहिए। तो हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ हम देखा होगा तुमने, जहाँ पे अगर समुद्र पास रहता है ना, जिन जगहों पे, उनसे थोड़ा दूर पे लगाया जाता है, क्योंकि समुद्र के आसपास हवा तेज़ी चलती है। तो विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज, मैंने बताया। माउंटेन पासेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड फ्लोज, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड फ्लो करती है वहाँ पे हम लगाते हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन। अब आप बोलोगे इंडिया में कहाँ पाया जाता है? इंडिया में
मैंने जहाँ देखा है उधर गुजरात साइड पाया जाता है, गुजरात में उधर रन ऑफ कच्छ साइड, वहाँ पे समुद्र है, मांडवी, पिंगलेश्वर, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ भुज साइड पाया जाता है, भुज साइड बहुत सारे विंड मिल्स मैंने देखे हैं। फिर आपका आता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। हमने बताया था कई बार बताया कि हर सारी चीज़ें हमारे छोटे छोटे एटम से बनी है। एटम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका एटम, जो हमें दिखता नहीं है नेकेड आई से। उसके अंदर एक और चीज़ होती है न्यूक्लियस। मैंने आपको ये भी बताया कि सारी के सारी एटम की पावर होती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का प्लूरल हो गया आपका न्यूक्लिया है, ठीक है। नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हो गया, जिसमें आपका अगर उसको उस एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कुछ एलिमेंट्स रिलीज करेगा या एनर्जी रिलीज करता है। तो उसके एग्जांपल क्या है, यूरेनियम और थोरियम। These undergo nuclear fusion in nuclear reactor and emit power। आप इतना समझ लो, हम ये जो यूरेनियम और थोरियम है इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं, फिर हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करने का मतलब है इसको कुछ करते हैं, इसके साथ प्रोसेस करते हैं, आप इतना लिखना। फिर अब इसका क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फिर हम पावर एमिट कर पाएंगे। अब ये डिटेल में पढ़ोगे, हमने पढ़ा था ये 11th-12th में पढ़ा था, इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे, तो हर जगह पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ। न्यूक्लियर फिजन मतलब कि जो बड़े बड़े होते हैं एटम्स, जैसे यूरेनियम और थोरियम बहुत बड़े बड़े एटम्स हैं। फिजन मतलब अब ये छोटे छोटे यूनिट्स में बट जाते हैं। फ्यूज़न मतलब छोटे छोटे मिलके बड़े हो जाना, और फिजन मतलब बड़े को छोटे छोटे में हो जाना। तो ये बहुत पावरफुल एटम्स होते हैं। यूरेनियम और थोरियम बहुत पावरफुल एलिमेंट होते हैं। फिर हम इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं, फिर ये अपने एमिट्स करते हैं एनर्जी, फिर उसको हम यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने में। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ है वर्ल्ड में, आपका यूरेनियम के यूएसए और यूरोप में। इंडिया में कहाँ होता है, राजस्थान में, झारखंड में। और थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरला में। फिर आता है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कोटा मतलब राजस्थान, तो राजस्थान में है, और यूपी में है। फिर आपका आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल से हम क्या मान सकते हैं, हम जैसे धरती, जियोथर्मल से हमें याद आ रहा है धरती, इतना समझ आ रहा है, मतलब धरती से हम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, समझ आ गया होगा। एंड द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब हम इसी हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं पावर जनरेट करके, यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है। USA हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। ये पढ़ लेना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। USA में सबसे लार्जेस्ट है जियोथर्मल पावर प्लांट। और फिर इंडिया में कहाँ कहाँ है, HP मतलब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में। अब टाइडल एनर्जी क्या होता है, टाइडल मैंने बोला था, मैं बताऊंगा। टाइड मतलब जैसे वो लहरें आती हैं ना, कभी कभी तेज़ आती हैं, कभी कभी वैसे, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी प्रोड्यूस करने में। जैसे लहरें तेज़ आएंगी, हम फिर टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन से जनरेटर से ट्रांसफार्मर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वैसे यूज़ करते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड नैरो ओपनिंग ऑफ सी। मतलब हम अब वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, जो लहरें आती हैं वो हमारी कंट्रोल में क्या है, वो कुछ वहाँ जा रही है, कुछ वहाँ जा रही है, लेकिन हमें एक डैम बना के उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हम एक जगह यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो वो ज़्यादा रोटेट करेगा टरबाइन। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड इज़ यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन डैम। अब टरबाइन घूम गया तो जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड रशिया, फ्रांस। और फिर आपका आ गया गल्फ ऑफ कच्छ, मैंने बताया था कच्छ में समुद्र वगैरह है, तो उससे होता है। इन इंडिया हैव यूज टाइडल मिल फॉर्म्स, ठीक है। फिर आपका आता है बायोगैस आपने सुना होगा शायद गांव वगैरह में, वैसे कई और जगह भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक वेस्ट एक डाइजेस्टर में डाल देता है। डाइजेस्टर एक मशीन होती है। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया, डेड प्लांट हो गया, एनिमल मटेरियल हो गया, एनिमल डंक हो गया, किचन वेस्ट मतलब जितने गीले कचड़े होते हैं। फिर उसको आप उसमें से फिर गैस रिलीज होती है, जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ, मतलब वो एक एनर्जी टाइप से मान लो। फिर हम उससे कुकिंग के लिए भी, लाइटनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और फिर जो बचा कुचा माल होता है वो हम एज अ खाद मतलब मैन्योर यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंक, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फ्यूल
जैसे नेचुरल गैस होती है ना, वैसे ही गैस इज फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, ठीक है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड बाय डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस। एक डाइजेस्टर बना होता है जिसमें भी हम बैक्टीरिया पहले से डाल के रखते हैं, या फिर उसमें बैक्टीरिया जन्म भी ले लेते हैं गीले कचड़े में, तो वो उसको डिकम्पोज करते हैं, फिर गैस रिलीज होती है, फिर उसे हम यूज़ करते हैं और जो बचा खुचा माल मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? बायोगैस इज एन एसेंशियल फ्यूल फॉर कुकिंग की तरह, लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, मतलब मैन्योर भी देता है और हमको लाइट वगैरह भी देता है। तो बस यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आप क्वेश्चंस बच गए इसके, क्वेश्चंस में आप पढ़ना एक बार, कोई भी डाउट हो मेरे को बताना कमेंट में, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में आपके 2 टेबल दिए हुए हैं, एक कन्वेंशनल एनर्जी खोलना तो उस पर एक टेबल दिया हुआ है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खोलना तो उस पर भी एक टेबल दी हुई है। अब आप उसको पढ़ना, उसमें कुछ नहीं एडवांटेजेस दिए हैं, मैंने क्या बताया कन्वेंशनल के एडवांटेजेस क्या है, मतलब एडवांटेज नहीं, डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो एक तो फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जल्दी जल्दी बनता नहीं है, दूसरा हो गया पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है, मतलब कि हमें इजीली मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ये सारी चीज़ें। और वैसे ही इसका अपोजिट कर देना आप नॉन कन्वेंशनल में, और थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, वो टेबल बनी हुई है, अच्छे से एक्सप्लेन है बहुत ईजिली, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के समझा दी हैं, तो वो बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को कमेंट करो, कमेंट में मैं बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, जो जो चैप्टर आपको चाहिए वो भी कमेंट में बताओ। तो बस इस चैप्टर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे बहुत जल्दी से। मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। एक थॉट बहुत अच्छे से मिला था तो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्टेबल पाथ, दैट्स व्हाट एक्सप्लोरेशन इज़ ऑल अबाउट। मतलब कि आप मतलब एक ही काम कर रहे हो जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है, मतलब आपका स्ट्रेस नहीं पड़ रहा, तो आप क्या कर रहे हो, एक ही ज़िंदगी से आप बोर भी हो जाओगे, आपको उसी में मतलब उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस आपको मिलेगी एक्सप्लोर करने से, नई नई चीज़ें ढूंढने से, नई नई चीज़ें खोजने से, थोड़ा थकने से, मतलब स्ट्रेस लेने से, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लोरेशन। गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्टेबल पाथ, दैट्स व्हाट एक्सप्लोरेशन इज़ ऑल अबाउट। तो यही आप उम्मीद करते हैं कि आप एक्सप्लोर करोगे नई नई चीज़ें। तो बस आपके नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं हमेशा देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस साइड मिल रहा होगा। और कोई भी डाउट हो हमारे चैनल पे विजिट करो, कमेंट करो। और क्लास 8 साइंस भी मैं कवर कर रहा हूँ, सिविक्स भी कवर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूँ, मैथ्स भी ले आऊँगा जल्दी से जल्दी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन कमेंट में बताना क्यों नहीं पसंद आया, इम्प्रूव करेंगे। तो बस बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।